गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी। डियर, 2 टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। हमने पहला टॉपिक जो किया है वो किया है आपके सोर्सेज टू नो हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, वो टॉपिक हम कर चुके हैं। और सेकंड टॉपिक जो हमने किया है वो किया है लिथिक पीरियड, और जिसके अंदर हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और नियोलिथिक के साथ साथ आईवीसी, चालकोलिथिक और मेगालिथिक एज वी हैव कंप्लीटेड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज चलने वाला है कि जब हमारी सभ्यता आईवीसी खत्म हो गई थी, क्या क्या कारण थे, वी हैव डन। उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता है क्या? वैदिक सभ्यता का मतलब ये जिसमें वेद आ गए। वैदिक सभ्यता का मतलब क्या है? जिसमें वेद आए। वेदों में सबसे पुराना वेद जो आता है वो आता है आपका, कौन सा वेद आएगा? ऋग्वेद आएगा। वी हैव डन यस्टरडे, है ना, हमने कल किया था। ये सारा का सारा टॉपिक है। वैदिक सभ्यता का शुरुआत कहां से हुआ? आर्यन संस्कृति कहां से निकल के आती है? उस समय पर लोगों का जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन कैसा था? मनोरंजन के लिए क्या लेते थे वो? धार्मिक जीवन कैसा था? इसके बारे में वी आर सपोज टू टॉक टुडे। क्लियर? हमने वेदों के बारे में, पुराण के बारे में, स्रोत से रिलेटेड मैंने किया था, और मैंने बताया था कि हम जो स्रोत कर रहे हैं सारे के सारे, वो सारे आपके चैप्टर्स में आएंगे। तो हम उसी वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें जिनके वेदों के बारे में हमने कल स्रोत के अंदर पढ़ा था। कंसेप्ट क्लियर हुआ? वी आर स्टार्टिंग विद वैदिक सभ्यता एंड संस्कृति। सिंधु घाटी की सभ्यता के खत्म होने के बाद सैंधव प्रदेश, सैंधव प्रदेश का मतलब है सिंधु घाटी के आसपास का प्रदेश। समझ में आ गया? सैंधव में सिंधु सभ्यता। आर्यन की, आर्यन कौन है बेसिकली बेटा? 2 प्लेसेस, 2 होंगे। जो लोग बाहर से आए, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, कुलीन मानते थे, हाई क्लैन मानते थे, उन्होंने अपने आप का नाम लिया आर्यंस। क्लियर है? 2 यहां पे करेंगे, एक करेंगे आर्यंस और एक करेंगे अनार्य। आर्यंस कौन हो गए? जो अपने आप को श्रेष्ठ कुलीन मान रहे हैं। आर्यंस को क्या मानते हैं? हम आर्यंस को मानते हैं जो बाहर से लोग हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने आप को आर्यन सभ्यता का नाम दिया। लेकिन ये जो आर्यंस थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बर्बर टाइप के थे थोड़े से, है ना, क्षत्रिय टाइप के थे। तो दे वर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। तो जो वेल एजुकेटेड नहीं होता तो वो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाता। इसलिए आर्यन सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, जबकि पहले वाली जो सभ्यता है वो क्या करके आए? हम मॉडर्न करके आए हैं, अर्बन सभ्यता करके आए हैं। हम उसे क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता पढ़ के आए हम, नगर नियोजन पढ़ के आए हम आईवीसी के अंदर। लेकिन आर्यन जो सभ्यता आ जाएगी वो अर्बन से किस पे आ जाएगी? ग्रामीण पे। दिस इज द मेन रीजन। एंड भारत आज भी इतना ज्यादा, अगर भारत आज डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हम मॉडर्न पर जाते जाते, अर्बन पर जाते जाते वापस से मिडिल ईस्ट से होने वाले अटैकों की वजह से कहां आ जाते हैं? रूरल सभ्यता पर आ जाते हैं, क्योंकि दे आर लेस एजुकेटेड पीपल, दे आर या अनएजुकेटेड पीपल हैं जिनको सिर्फ खाना बदोश की संज्ञा, और वो हमारे ऊपर रूल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे चाहे धर्म है, चाहे संस्कृति है, चाहे ज्ञान है, चाहे बुकलेट है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। एंड दिस इज द मेन रीजन कि भारत आज भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है। वो सब हम आगे की हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे, क्यों, क्या हुआ है। सिंधु घाटी के खत्म, विनिस मीन्स होता है बेटा खत्म होने के बाद क्या सभ्यता का विकास हुआ? आर्यन। आर्यन एक श्रेष्ठ और सुसंस्कृत जाति। आपसे पूछा जाएगा आर्यन कौन थे, तो आर्यन बोलोगे श्रेष्ठ कुल। आर्यन का मीनिंग पूछा जाता है, क्या बोलोगे? श्रेष्ठ कुल का बताया करते थे, जिसने तीव्र गति से हमारे ऊपर अटैक करना या यहाँ पर बढ़ना शुरू करा। आर्यों का जो रंग है वो गोरा, लंबा कद, शरीर हष्टपुष्ट था, और इनका पेशा जो था, आर्यन क्या करते थे? खेती करते थे और पशुओं का पालन करते थे। ब्राह्मण यानी नोमाड की जिंदगी जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल होते थे। आर्यन का मूल स्थान कहां पर था? बेसिकली इसमें अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। यूरोपियन सिद्धांत के हिसाब से विलियम जोन्स ये कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो यूरोप से आए थे। गाइल्स ने यूरोप से बोला है कि हंगरी के मैदानों से आए हुए हैं, ये यहाँ पर जर्मनी से आए हुए हैं, बाल्टिक सी को क्रॉस करके आए हुए हैं, पोरकानो नहरिंग से ने दक्षिण रूस से इनको आने का प्लेस बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो लोग यूरोपियन थे बेसिकली, या यूरोशिया से आए हुए थे, वो सब आर्यंस थे जो भारत के अंदर आई या सैंधव प्रदेश में बट गए। ये किसने बताए? सारे के सारे जो भी यूरोपियन थिंकर्स थे, विचारक थे, हिस्टोरिकल पीपल थे, उन्होंने बताया कि ये कहां से आए थे? यूरोप की तरफ से आए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य एशिया का, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत देता है कि ये मिडिल ईस्ट से आए थे। यहां पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर मैक्स मूलर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है पूरे हिस्ट्री के अंदर। मैक्स मूलर की आप कई बार सुनेंगे। इन्होंने ये बोला कि जो उनका लैंग्वेज का ज्ञान था, है ना, जिस तरह की वो लैंग्वेज बोलते थे, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया कौन से वाला हिस्सा है? सेंट्रल एशिया का मतलब हो गया ईरान, इराक, इस जगह से, अफगानिस्तान, इस जगह से ये लोग आए हुए थे। आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक का है ऊपर वाला, नॉर्वे, स्वीडन, साइबेरिया, ये वाला हिस्सा। यहां पर ऋग्वेद और ईरान की, यहां पे याद रखना वेद तो आ गए हमारे। ईरानियों की बुक का नाम है जेंद अवस्था। क्या नाम है ईरानियों की? पार्सियन। पर्शिया या फारस की खाड़ी, पारस को बोला जाता है ईरान।
क्या बोला जाता है पर्शिया को? पर्शिया किसका नाम है? ईरान का। इंग्लिश नेम या ग्रीक नेम जो है वो है पर्शिया, और हिंदी में नाम क्या है? ईरान। इनकी एक बुक आती है, पारसियों की बुक आती है जिसका नाम है जेंद अवस्था, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और इसी आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टडी किया कि ये लोग आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक रीजन क्या है भैया? आपके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा है उसको आर्कटिक प्रदेश बोला जाता है, और ये क्या है कि ये यानी यूरोप से भी ऊपर से आए हुए हैं बेसिकली। कंसेप्ट क्लियर हो बेटा? नेक्स्ट आ जाता है भारतीय सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत के प्रतिपादक अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद है, जिन्होंने भारत को क्या बोला है कि यहाँ पे आर्यों का मूल स्थान है। डॉक्टर गंगानाथ झा ने बोला है कि ब्रह्म ऋषि देश को, ब्रह्म ऋषि देश क्या है? हमारे देश में महान ऋषि हुए हैं, ब्रह्म को जानने वाले ऋषि, कल किया था ना आपने, ब्रह्म को जानने वाले ऋषि हैं। इन लोगों ने ब्रह्म ऋषि देश को, और एलडी कल्ला ने कश्मीर और हिमाचल को आर्यन का मूल स्थान बताया है। अब देखो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत जिस समय पर था तो देश का मतलब होता है एक देश और उसके राज्य। जब हम भारत, अखंड भारत की बात करते हैं, हम आज हमारे जो हिस्टोरियन है उन्होंने अखंड भारत की बात बोली है, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और वो राज्य अपने आप को देश मानते थे। जिस राज्य का एक राजा है वो देश ही तो हुआ बेसिकली, है ना। हम आज पूरे भारत के अंदर, और उस समय पर राज्य और प्रांत हुआ करते थे, समझ में आया? प्रोविंस हुआ करते थे। राज्य का मतलब हो गया देश, और प्रोविंस का मतलब हो गया प्रांत, यानी देश के अंदर प्रांत। तो बहुत सारे राज्य हुआ करते थे देश के अंदर, लेकिन आज जब हम खड़े हैं तो हमने राज्यों को स्टेट या प्रोविंस, जो उस समय पर प्रोविंस हुआ करते थे उनको हमने राज्य, और राज्य के पूरे पूरे संघ को हमने क्या बोला? देश का नाम लिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो उस समय पर मल्टीपल बहुत सारे देश थे, क्योंकि भारत को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था, उप महाद्वीप बोला जाता था। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो दैट इज यहाँ। उसके बाद बोल रहे हैं तिब्बतीय सिद्धांत। बेटा क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं? सीजीएल लेवल पे आ जाता है कि मैक्स मूलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने कहां से उत्पत्ति बताई है, या आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो दिया है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हुआ है, जो इसमें दयानंद सरस्वती के अंदर इन्होंने सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बोला है कि ये लोग तिब्बत से आए हुए थे। क्लियर है? क्या बताया इन्होंने? तिब्बत से। तो कई बार क्वेश्चन किससे आता है? मैक्स मूलर से आ जाएगा, आपका बाल गंगाधर तिलक से आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का आता है। लेकिन ये क्वेश्चन जनरली जो आता है वो हाई लेवल पे आता है, लेकिन आज की डेट में हाई लेवल हो क्या गया? जिस पेपर के अंदर जितने ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो पेपर हाई लेवल जाएगा। सीधी सी बात है, अगर 70 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो पेपर का लेवल भी वो हाई देंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आप छोड़ नहीं सकते आज की डेट में। तो आपको ये 2-3 मोटा मोटा आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्यंस कहां से आए थे, उनका सिद्धांत किसने दिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्वमानी कौन सा। मैंने क्या बताया था आपको कि मध्य एशिया से आए हैं। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने। और इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्यन की सभ्यता और संस्कृति किसके आधार पर की जाएगी? वेदों के आधार पर की जाएगी। इस संस्कृति को जिस समय पर वेद अवतरित हुए उसी को हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और ये कब आएंगे? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 तक। इस समय पर क्या आएगा? वैदिक संस्कृति। और इस वैदिक संस्कृति में कौन आएंगे? केवल ऋग्वेद आएगा। कौन आएगा? ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वेद आएंगे और ऋग्वेद का संकलन होगा, जबकि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 का पीरियड होगा वो वैदिक सभ्यता कहलाएगा। 600 से लेके 0 तक का जो पीरियड आ जाता है वो पीरियड आ जाएगा उत्तर वैदिक काल, जिसके अंदर तीनों अदर वेदों की रचना होगी। पुराण आ जाएंगे, आपके उपनिषद आ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, ये सब डिटेलिंग आ जाएगी आपकी उत्तर वैदिक काल, इसे ही बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियरिटी है जी। टाइमलाइन हम लोग करते जा रहे हैं। कहां से शुरू किया था? 5 लाख से 9000, 9000 से 6000, 6000 से 4000, 4000 से 2750 से 1750, 1750 से 1000, चालकोलिथिक एज बताया था, है ना। और अब हम 1000 पे आ गए तो क्या आ गया? वैदिक काल आ गया। फिर 1000 से 600 तक वैदिक काल और 600 पे आएगा उत्तर वैदिक काल। कंसेप्ट क्लियर? टाइमलाइन याद सबको? ठीक है। देखो यही टाइमलाइन बस आपको याद करते चलना है। एक एक टाइमलाइन अपने टिप्स पे बार बार बोलो उसे। दिन में 4 बार 5 बार बोलोगे ना टाइमलाइन, अपने आप याद हो जानी है, ऐसा नहीं याद होगी। कंसेप्ट क्लियर? और उसमें फिर ऐड करते, क्योंकि अगर तुम्हें टाइमलाइन याद है तो तुम हिस्ट्री याद कर लोगे, टाइमलाइन याद नहीं है तो हिस्ट्री याद नहीं होगी। समझ में आ गया? व्रत कथा मंजरी किसने लिखी थी? व्रत कथा मंजरी किसने लिखी है? किसने लिखी है? क्षमेंद्र ने लिखी है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? राजतरंगिणी किसने लिखी है?
ये याद करनी पड़ेंगी। इसका मतलब है किसी ने भी घर पे जाके बुक्स याद नहीं करी हैं। बोला था ना आप लोगों से याद करो बेटा, जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ उतना डेली अगर याद करते जाओगे, 4 घंटे अगर क्लास ले रहे हो, 4 घंटे को रिवीजन करने में 4 घंटे नहीं लगते, याद रखना, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें जाके पढ़ना है, केवल 2 पेज लिए थे, 2 पेज को 10 मिनट में पढ़ लोगे ज्यादा जाके, है ना, और उन्हें बार बार रिवीजन करो, आपके टिप्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भाग में विभाजित कर रहे हैं, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति, और वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल सभ्यता संस्कृति बोल रहे हैं। ऋग्वेद क्या है, जिसमें सिर्फ ऋग्वेद बना है, कब बना है, 1000 में। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता क्या हो जाएगी, जिसके अंदर बाकी 3 वेद बने हैं। समझ में आ गया। ऋग्वैदिक काल को जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल बोला गया है। इसी के अंदर ब्राह्मण, उपनिषद, आर्यों की रचना हुई और इसी पीरियड को हम उत्तर वैदिक काल कह रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है। जिसमें हमने बाकी जो किए हैं उसे क्या कह रहे हैं, हम उत्तर वैदिक काल कह रहे हैं। ऋग्वैदिक काल की रचना लगभग 1500 यहाँ पे दिया हुआ है, 1000 के आसपास आएगा, क्योंकि 1750 तक आपकी आईवीसी चलती है। 1750 से लेके 1000 के आसपास आपका चालकोलिथिक एज, मेगालिथिक एज चलता है ना। उसके बाद ब्रॉन्ज एज आ जाती है आपकी, देन स्टार्ट हो जाएगी। लगभग अलग अलग लिखा हुआ है, बट 1000 के आसपास का लोगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। जनरली अलग अलग बुक में ना कहीं 1200 लिखा है, कहीं 1500, कहीं 1000, बट अगर सिक्वेंटल में देखती हूँ तो 1000 से लेके 600 तक का जो टाइम मिलता है बीसीई, वो क्या मिलेगा आपका, ऋग्वैदिक काल मिलेगा। 1500 से लगभग 1000 के आसपास की चली हुई आ रही है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के अंदर नदियों, पर्वतों आदि के बारे में स्टडी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर है ऋग्वेद की सभ्यता का जो केंद्र है वो क्या है, सैंधव प्रदेश। सैंधव प्रदेश बता दिया मैंने, सिंधु घाटी वाला हिस्सा जो है ना। उसके बाद यहाँ पर ये वर्तमान में पंजाब से कुछ अधिक बड़ा जो क्षेत्र रहा होगा, जिसमें क्या आ जाएगा, जहां पर सिंधु और सिंधुओं के साथ उसकी नदियां, अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है। गंगा यमुना का उल्लेख यहाँ पर मेनली नहीं मिलता है। नर्मदा, विंध्य के उल्लेख का अभाव और दक्षिण में सभ्यता की सीमा को इंगित करता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन तो है लेकिन डिटेल नहीं है। यहाँ पे सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो मानी गई है सरस्वती। कौन सी मानी गई है, अभी आएगा। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, यहाँ पर समाज जो था, आपसे मैंने बोला था सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन क्या था, पशुपालक था। समाज अर्धघुमंतु था, यानी घुमंतु का मतलब होता है जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए पर्टिकुलर जगह पर रुक भी जाते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, अर्धघुमंतु कहा गया। सामान्य इनका जो जीवन होता था वो सामान्य जीवन था, आक्रामक इनका बिहेवियर हुआ करता था। पशुपालक समाज में पशु विशेषकर बहुत महत्व हुआ करता था और अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो थी वो खेती और पशुपालन ही माना जाता था। बेटा ये लड़ते किसके लिए थे, ये लड़ते थे गाय के लिए। ये किसके लिए लड़ते थे, 2 ही चीजों के लिए। पहले जो धन संपत्ति मानी जाती थी वो 2 ही मानी जाती थी, एक मानी जाती थी जमीन और एक माना जाता था गाय। ये गायों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उससे दूध मिलता था, है ना, तो दूध बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज, तो गायों को पकड़ने के लिए इनमें युद्ध होता था। जमीन को कैप्चर करने के लिए इनके अंदर युद्ध हुआ करता था। कंसेप्ट क्लियर। तो यहाँ पर बोला जाता है कि इनके लिए युद्ध के लिए गविष्टि या गवेषण या गव्य या गन्य शब्दों का प्रयोग किया है। और ये सारे शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुए, सारे के सारे यहाँ पर गाय के लिए इस्तेमाल हुए। कन्या के लिए वर्ड, कन्या के लिए दुहिता और अमाजू। अमाजू होती थी अविवाहित लड़की। आपसे पूछा जाएगा दुहिता वर्ड ऋग्वेद में किसके लिए इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, कन्या के लिए। आपसे पूछा जाएगा अमाजू कौन किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो अमाजी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, अविवाहित लड़की के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि गविष्टि वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, गाय के लिए किया गया है। युद्ध किसके लिए हुआ करते थे, गाय के लिए हुआ करते थे। रक्त संबंध के लिए गोत्र जन के मुखिया के लिए गोमत का प्रयोग किया गया है, मुखिया या गोमत बोला जाता था। पशुधारणा और कृषि जो थे मेन इनके वो थे प्रोडक्शन करने का था। इसके अलावा ये क्या क्या उगाया करते थे, उदर, धान, वपंती, क्या है ये, गेहूं और चावल, इनका इस्तेमाल कर ये उगाते थे। यव होता है जौ। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, यव किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यव किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जौ के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जौ के। बेटे वर्ड पूछे जाते हैं आपसे ऋग्वेद में, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, समझ में आया। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल का जो समाज हुआ करता था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था टाइप की चीज आ जाएगी, यानी समाज आ जाएगा। समाज किस तरीके का था, ऋग्वैदिक का जो समाज था वो कबाइली था। कबाइली क्या होता है, कबीले वाला था। राजा इसका प्रमुख हुआ करता था। समझ में आया क्या है, ये समाज था कैसा, कबाइली। और यहाँ पर इस युग के अंदर, युग का शुरू और इसमें जो भी लोग हुआ करते थे उनको गण कहा जाता था। गण, ब्रात, सार्थ, जन, विश, ये सब सामाजिक इकाइयों का उल्लेख। विश क्या होता है, बेसिकली जन होता है लोगों का समूह, यानी गांव टाइप के जो होते हैं जब लोग आए, है ना। देखो सबसे पहले इसके अंदर जो चीजें आएंगी वो आएंगी, सबसे पहला होता है परिवार। सबसे पहला क्या होता है, परिवार। परिवार से क्या बनता है, कुल। कुल से बनते हैं गांव, क्योंकि कबीले में रहा करते थे ना। तो सबसे पहला जो परिवार है वो परिवार क्या है, एक तरीके से परिवार को हम कुल या कुटुंब बोलेंगे। कुटुंब जब इकट्ठे एक जगह रहते थे तो उन्हें हम ग्राम बोलते थे, उनके हेड को ग्रामपति, परिवार के प्रमुख को मुखिया बोला जाता था।
ग्राम के प्रमुख को ग्रामपति बोला जाएगा। ग्राम से मिलकर ये बेसिकली जिले, जिलों का वर्णन यहाँ पे नहीं आता है, इनको बोला जाता है विश। क्या बोला जाता है? विश। और विश के हेड को बोला जाता था विशपति। उसके बाद आपका राज्य होता था, तो राज्य का जो हेड हुआ करता था उसको राजन या गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन या गोप कहा जाता था। कंसेप्ट समझ में आया? यहां पर हम बात कर रहे हैं कबाइली जो था वो भाईचारा पर आधारित हुआ करता था। यहां पर ये जो समाज था वो ग्रह की तुलना में विश का महत्व अलग था। ग्रह में एक ग्रह को ना छोड़कर वो क्या कहते थे, पूरा जो विश है, पूरा जो एरिया है वो हमारा पूरा परिवार है, क्योंकि ये बड़े बड़े कुटुंब एक जगह रहने लगे। अभी भी आपने देखा होगा एक पूरा गांव जो है पता चला जाटों का है, एक पूरा गांव जो है वो पंडितों का है, एक पूरा गांव जो है मुस्लिम्स का है। तो वो क्या रहते थे कि एक ही जगह पर फिर उनका क्या होता था, एक था ना तूती बोलना कि जो भी व्हाटएवर दे वांट टू डू, बाहर वाले को किसी को भी इन्विटेशन नहीं है। तो ये पूरे कबीले जिस जगह रहा करते थे उसी को क्या कहते थे? विश कहा करते थे। नेक्स्ट आ जाएगा, यहां पर विश में भी अलग अलग जो यहां पर कह रहे हैं कि जाने बसने से, यहां पर विश का महत्व तो बहुत अधिक था। आने जाने बसने से संबंधित विश से ही कुछ वने उपविश हो गया, निविश हो गया, प्रविश, पुनर्विश आदि शब्दों को यूज किया करते थे। अब ऋग वैदिक काल में ना 2 कास्ट सिस्टम मिलती हैं, लेकिन वो कास्ट सिस्टम क्या होगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, तो बाद में आएंगी। इस समय पर 2 मिलते थे, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास। जैसे आप कहां पढ़ के आए हो? इंडस वैली सिविलाइजेशन में सीटाडेल पढ़े ना, अपर हाउसेस और अपर सीटाडेल, लोअर। यहां पर भी एक होते थे स्वामी और दूसरे होते थे दस्यु या दास। समझ में आ गया? एक होंगे स्वामी रक्षक या दूसरे हो जाएंगे दास। तो ये 2 कैटेगरी में मिलते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज में दास या दस्यु का उल्लेख मिलता है कि ये लोग दास रखा करते थे। और ये सारे के सारे यह या तो अनार्य थे या आर्य समुदाय के वे अंश थे जो सामान्य आर्य जीवन से अलग परंपराओं का पालन करते थे। और यहाँ पर आर्यों के शत्रु के रूप में अनार्यों को लिया जाता है। क्लियर हुआ? आर्य और अनार्य समझ में आ गया? अपर क्लास कौन है? श्रेष्ठ कुलीन कौन है? आर्य। जो उनसे लोअर जिसको भी मान रहे हो क्या? सारे के सारे अनार्य। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसका उल्लेख अब तुम्हें सोचो, हम आर्य अनार्य की बात कब कर रहे हैं? आज से 4000 साल पहले। अगर आप हिटलर के समय पर देखोगे, वो भी तो अपने आप को, जो ब्लू आइज वाले होते थे वो अपने आप को हाई क्लैन मानते थे, दैट हमारी ब्लू आइज है तो वी आर, क्योंकि जर्मन्स जो होते थे वो ब्लू आइज होते थे एंड दे कंसीडर देमसेल्व्स कि हमसे ज्यादा हाई क्लैन कोई नहीं है, एंड दिस वाज द मेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, है ना। तो एज द सेम इज, क्या आज के समय में जो ब्रिटिशर्स थे जब भारत के अंदर आए 1600 में, तो वो भी दे कंसीडर देमसेल्व्स, क्या मानते थे वो? कंसीडर अपने आप को कहते थे सुपीरियर। आप आगे जाके पढ़ोगे कि दे कंसीडर देमसेल्व्स सुपीरियर। वो ये मान के चलते हैं भारत विभाजित था, भारत के लोगों को कुछ नहीं आता था और हमने सिखाया है क्योंकि हम हाई क्लैन थे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, है ना। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हो गया आर्य नार्य के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर कि हमारे जो पशुधन होते थे, इसको पशुधन बता चुकी मैं, गायों को लेकर लड़ाइयां होती थी, पशुधन चुरा लिया करता था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। 2 समाज होते हैं, एक होता है पितृसत्तात्मक, एक होता है मातृसत्तात्मक। पहले समझना है क्या, जब बच्चे अपने पिता का नाम अपने सरनेम के साथ लेते हैं तो उसे पितृसत्तात्मक कहा जाता है। भारत के अंदर कुछ कबीले ऐसे हैं जहां पे मातृसत्तात्मक, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहां मातृसत्तात्मक मिलता है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा क्लैन मिलता है, वंश मिलता है, जिसका नाम है सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना वंश मातृसत्तात्मक, वो अपने नाम के साथ अपनी मदर का नाम लगाते थे, ठीक है। तो भारत के अंदर ज्यादातर जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको? पितृसत्तात्मक मिलेंगे। समझ रहे हैं पितृसत्तात्मक क्या है? जो प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू द मेल, नॉट द फीमेल। जब फीमेल की बात होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? मातृसत्तात्मक। जबकि आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जाके देखते हो तो मातृसत्तात्मक का प्रचलन था, याद रखना, मेट्रार्की था। यहां पर क्या है? पेटार्की है। समझ में आ गया? आगे हम बात करेंगे समाज में, नारी का समाज में सम्मान हुआ करता था, उसे शिक्षा पाने का, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करने का अधिकार था। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि नारी का सम्मान वैदिक काल में नारियों की दशा कैसी थी, तो आप बोलोगे सम्मान्य। क्या बोलोगे? सम्मान्य। उसके बाद आ जाएगा ऋग्वैदिक काल कौन सा समाज था, तो क्या आ जाएगा आपका? पितृसत्तात्मक था, पेट्रार्की था। उसके बाद हम करेंगे इस काल में राजनीतिक संगठन के अंदर, राजनीतिक क्या था? राजा जन कबीले का मुखिया राजन हुआ करता था, सभा समिति या विदत जैसी संस्थाएं हुआ करती थी। किसी भी प्रकार के अधिकारी तंत्र या कर व्यवस्था का विकास इस समय पर नहीं हुआ करता था। पुरोहित किसके लिए होगा? धार्मिक क्रियाकलापों के लिए होगा। ग्रामीणी कौन होता है? ग्राम का जो हेड होता है उसको ग्रामीणी कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन में धर्म प्रधान था और धर्म की प्रधानता में देवता लोग, आप करके आए हो, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य पढ़े हैं आपने, उस समय पर ये प्रिवेल्ड थे बेसिकली, ठीक है जी। यहां पर इनका स्थान देव प्रधान था, लेकिन देवियां भी थी, उनका स्थान गौण था। इंद्र और वरुण
मेन थे अग्नि और सूर्य। तो आपसे पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में इनमें से कौन से देवता का सबसे ज्यादा महत्व था? किसका आएगा आपका? इंद्र का। क्लियर है? इंद्र को बरसात का, वरुण को तूफान का, हवा का, अग्नि आपको पता ही अग्नि देवता हो गया, और सूर्य को सवित देवता कहकर पुकारा गया ऋग्वैदिक काल में, है ना, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यज्ञ पूजा पद्धति इस समय प्रचलन थी। इस समय पर धर्म की मुख्य विशेषता जो थी वो था कि सृष्टि के अंदर कुछ भी नियम जो दिए गए हैं, नेचुरल लॉ की बात करते थे। नेचुरल लॉ का मतलब है सबको ईश्वर ने समान बनाया गया है और सब में समानता का अधिकार होना चाहिए, जिससे बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस बना रहे। यही है आपकी, क्या कह रहे हैं हम, सृष्टि की नियमता। भौतिक और नैतिक व्यवस्था हुआ करती थी, अंतरिक्षीय और नैतिक व्यवस्था यहाँ पर मानी जाती थी। यहाँ पर इस काल में टोटम संबंधी आस्थाएं, टोटम संबंधी होते हैं, टोने टोटके होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को लेकर है विश्वास होना, अंधविश्वास होना, ये शुरू हो चुका था। यहाँ पर एकेश्वरवाद की अवधारणा, एकेश्वर मतलब है एक ईश्वर, और एक ईश्वर कौन है यहाँ पर? यहाँ सबसे ज्यादा जो ईश्वर के रूप में, ईश्वर बेटा एक याद रखना, एक होता है ईश्वर और एक होता है भगवान या अवतार। ईश्वर अमूर्त रूप है, जबकि भगवान या अवतार मूर्त रूप है। ईश्वर आप शिव की पिक्चर आइडोल बनाते हैं, लेकिन जब हम ओम की बात करते हैं, एक नेचुरल पावर की बात करते हैं, जिसको हम कल्पना से हम इमेजेस बनाते हैं, ऐसे हुआ होगा, ऐसे होंगे। जब हम उस अमूर्त रूप को नहीं जानते हैं तो वो है ईश्वर, जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं, है ना। जबकि जिस मूर्त रूप को, कृष्ण रूप को या श्री राम रूप को, इनको जब हम देखते हैं तो ये क्या है, सारे के सारे मूर्त रूप है, आइडल रूप में, जिनको हम मान के चले कि उन्होंने जन्म लिया था, उनके अवशेष हमारे पास है। उनको हम ईश्वर नहीं कहते, उनको हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, या उनको हम अवतार कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आया? तो डिफरेंस समझ में आया, भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है? क्लियर है? अमूर्त और मूर्त का अंतर है। अमूर्त और मूर्त समझ में आ गया? मूर्त में जिसका जन्म हुआ है, जिसको अवतार के रूप में, जिसको हम देखा जा रहा है, और अमूर्त हो गया जिसको देखा नहीं, जिसको सिर्फ हम महसूस करते हैं, वो अमूर्त हो गया। ये आ गया तुम्हारा किससे रिलेटेड है। इसके अंदर हमने क्या कर लिया ऋग्वैदिक काल में? ऋग्वैदिक काल में हमने लोग देख लिए, समाज की कल्पना देख ली, नारियों का स्थान देख लिया, दास प्रथा इस समय पर थी, उनका खाना पीना देख लिया हमने, किस शब्द के लिए क्या नाम लिया गया है, लड़ाई युद्ध किस समय पर होते थे, आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक में मैंने बता दिया, राजन किसे कहते थे, विश्वपति किसे कहते थे, कबीलों का हेड कौन हुआ करता था। इसके साथ साथ इनकी धार्मिक व्यवस्था हमने कर ली। धर्म के अंदर अगर आप बोलोगे सबसे ज्यादा क्या था, इंद्र या पुरंदर जिसे बोला जाता है, तो इंद्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। ये हो गया आपका क्या, ऋग्वैदिक काल। अभी ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड नदियों का वर्णन भी आएगा आगे जाके, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 बताया था तुम्हें मैंने, है ना। 1000 में क्या आया है आपका, ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 का पीरियड क्या समय आ जाएगा आपका, उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में 3 आपके वेदास आ जाएंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आर्णिक, इन सब की रचना हुई है, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन को अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब इसमें उत्तर वैदिक काल तक आते आते, है ना, 1000 के से क्रॉस करते करते क्या चीजें आ गई हैं, यहाँ पर ये लोग रहना शुरू कर दिए हैं, बड़े कबीले बनने शुरू करे हैं, बड़ी जगहों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और छोटे छोटे राज्य, बहुत सारे राज्य यहाँ पर आ गए हैं। और इसी पीरियड ऑफ टाइम में वर्णन आएगा आपके जनपद और महाजनपद। जन का मतलब होता है लोग जहां अपने पैर रखें उसे कहा जाएगा जनपद। कंसेप्ट क्लियर है। और जब ये जनपद यानी ये जो प्रांत या जिले जो हैं वो छोटे छोटे जिले थे, उस पे एक बड़ा राजा आके कंट्रोल कर ले सारे, तो उसे कहा जाता था महाजनपद। जहां महान जन अपने पैर रखें उसे बोला जाता है महाजनपद। तो महाजनपद के अंदर 16 महाजनपद जो निकल के आएंगे, यानी भारत बहुत सारे राज्यों में, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के अंदर 550 से ज्यादा, 552 तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, 550 से ज्यादा राज्य थे, देश थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या यहाँ के जो नेता लोग थे उस समय के क्रांतिकारी थे, उन्होंने इकट्ठा नहीं किया होता तो आप ये बोल रहे होते यहाँ पर कि हम गौतम बुद्ध देश से निकलकर गाजियाबाद देश जा रहे हैं, हम लोग मेरठ देश जा रहे हैं, है ना। तब देश हुआ करते थे छोटे छोटे, आज आप एक देश में बैठे हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल। क्लियर जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, हाँ उस समय पर क्या होता है, हम दिल्ली देश जा रहे हैं, है ना। हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, हम गौतम बुद्ध देश में बैठे, हम दिल्ली देश जा रहे हैं, है ना। तुम्हारा वीजा लग रहा होता है दिल्ली जाने के लिए। क्लियर है। इतनी छोटी छोटी कंट्रियां हैं, इतनी छोटी छोटी कंट्रियां हैं बच्चे। उसके बाद हम बात करें, हाँ जी दादरी भी देश हो जाता है, बिल्कुल तुम्हारा भी देश हो जाता है, ठीक है। देश नहीं है वो, ठीक है। बहुत सारे असम अभी भी कर रहे हैं ना, असम के अंदर हो गया, नागालैंड के अंदर हो गया, कितने सारे हैं कि हमें अलग से दे दो। जम्मू कश्मीर अलग से होना चाहता था, है ना, उसको अगर नहीं मिलाया जाता तो मिलता थोड़ी ना, वो अलग देश की कल्पना करता हमेशा से। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे राजनीतिक दशा उत्तर वैदिक काल में। क्लियर जी।
यहां पर कह रहे हैं ये पूरी ना वैदिक काल की आ जाएगी। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या, पूरी राजनीतिक दशा क्या थी, सामाजिक दशा क्या थी, पूरी आ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो बेटा। यहां पर सबसे पहले राजा का जो पद था वो वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये आ चुका था। यहां पर अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। देखो पहला होता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा अपना जब राज तिलक कराता था तो उस समय पर राजसूय यज्ञ अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए किया जाता था। जैसे आपके यहाँ पे होता है गणतंत्र दिवस, उस पर क्या दिखाते हैं, देश कितना शक्तिशाली है, तो दिखाते हैं, देश की पावर ही तो दिखाते हैं। हर साल हर कंट्री जो अपना रिपब्लिक डे मनाती है वो क्या दिखा रही है, बेसिकली हमारा देश कितना पावरफुल है। तो राजसूय यज्ञ जो किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, अपने देश की पावर दिखाने के लिए, खुद जो किया अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ सबने सुना ही हुआ है। अश्वमेध यज्ञ एक अश्व को छोड़ा जाता था देश का सिंबल लगाकर, उसका एक तरीके से झंडा लगाकर, और वो जहां जहां से निकल के जाता था, इसका मतलब है वो लोग उस राजा के सामने नहीं खड़े होंगे। खड़े होने का मतलब है कि वो उनकी जो एक तरीके से कंट्रोलिंग, वहां से टैक्स आएगा। अगर किसी ने पकड़ लिया तो इसका मतलब है उससे युद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ गया। दिस इज बेसिकली अपने प्रभुत्व को कराने के लिए जहां जहां वो जाएगा, इसका मतलब है उन्होंने प्रभुत्व उसका राजा का मान लिया है। समझ में आया, जैसे श्री राम ने किया था, आपका पुष्यमित्र शुंग ने कर लिया। तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व को घुमाया जाता है और वहां पर जहां जहां जा रहा है उस पर प्रभुत्व अपने आप हो गया। जिसने पकड़ा उससे युद्ध करो, जो जीत गया फिर उसके प्रभुत्व में आ जाएगा। जिसने छोड़ा वो भी तो हार सकता है। समझ में आया, या जिसने पकड़ दिया वो भी हार सकता है। तो जिसने जिसके ऊपर कंट्रोल कर लिया वो फिर उसको टैक्स देना शुरू करेगा, कर देना शुरू करेगा, उसका प्रभुत्व मानेगा। ये होता है अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होता है। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, इसके अंदर घुड़दौड़ करी जाती है। यहां पर राजा होता है, वो इन्विटेशन करेगा, जैसे होता है ना अपनी पावर को दिखाने के लिए, मुझे घोड़ा बहुत अच्छा, या युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होते हैं, गदा युद्ध होते हैं, तो इनवाइट किया जाता है दिखाने के लिए। जनरली इसमें घुड़दौड़ होती है, तो सारे जो वो होती है रथ होते हैं एक साथ दौड़ते हैं, उसमें जो जीत जाता है उसको पावरफुल मान लिया जाता है। कंसेप्ट क्लियर। फिर वो उसके प्रभुत्व में काम करेगा कि ये सबसे शक्तिशाली राजा है। कंसेप्ट क्लियर। तो ये होते हैं वाजपेयी यज्ञ। सारे किसके लिए हैं? हाँ जी, अश्वमेध। अश्वमेध में एक घोड़ा होता है, उस घोड़े पे पताका लगा दी जाती है और उसे सारी देशों के अंदर घुमाया जाता है। अगर कोई भी देश, सपोज मैंने अपना घोड़ा छोड़ा, मैंने बोला कि मेरा घोड़ा जो है तुम्हारे सबके राज्य में जाएगा, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो तो कह रहे हैं कि मैम का घोड़ा है तो मैम तो है ही डेंजरस है, मैम से पंगा कौन लेगा, है ना। एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो हम तो नहीं पकड़ेंगे, मैम का घोड़ा पकड़ लिया तो और हमारी जान को हो जाएंगी, है ना। तो तुमने क्या किया, घोड़ा, हितेश ने पकड़ लिया मैम का घोड़ा, तुम तो नहीं पकड़ पाओगे, है ना। हितेश ने कर लिया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ले लिया, कह रहे मैम का घोड़ा मैं पकड़ूंगा, मैंने बेटा आ जा। अब यहाँ पे लड़ाई होगी दोनों सेनाओं के बीच में, है ना। लव कुश ने पकड़ा था ना श्री राम का घोड़ा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, लड़ाई का वो हो गया कि अब यहाँ पे जो जीत जाएगा वो दूसरे को स्वामित्व मान लेगा। कंसेप्ट क्लियर है। युद्ध में हराना, एक तरीके से युद्ध को आमंत्रित दे दिया मेरा घोड़ा पकड़ते साथ, उसको भेजा जाएगा, राजदूत भेजूंगा, बेटा मान जा, मान जा हितेश, मान जा। कह रहा नहीं मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ वापसी कर दिया, चलो सरेंडर हो गया, ठीक है अब कर देना शुरू करो, जरा टैक्स देना शुरू करो। कर क्या होता है, कर एक अच्छी चीज होती है देश को चलाने के लिए। कर अगर गलत तरीके से लिया जाए या कर की चोरी की जाए, दोनों ही गलत होता है। देश को चलाने के लिए टैक्स होना जरूरी होता है। करें आगे, नेक्स्ट हम बात करें। इतना समझ, अब समझ में आ गया। उसके अलावा जो मैंने बताया, यज्ञों का आयोजन होता था। पांचाल, जहाँ की पांचाली थी, कहाँ की थी पांचाली, बरेली की। पंचाल क्या है, बरेली, अहिछत्र इसका था, तो हम बरेली, बरेली की बर्फी नहीं है, बरेली से द्रौपदी लेके आए थे हम। नेक्स्ट आ जाएगा कुरु, आ जाएगा कुरुक्षेत्र, जिसको आप कुरुक्षेत्र जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक आता है, आपका मेरठ वाला जो हिस्सा, मेरठ से भी आके मुजफ्फरनगर से पहले पड़ता है हसनापुर, हसनापुर से लेके दिल्ली में आता है इंद्रप्रस्थ, ये पूरा हिस्सा कौरवों का था। समझ में आ गया। उसके बाद इसे कुरु कहा जाता है। काशी वाराणसी आप जानते हो। कौशल, कौशल क्या है आपका अयोध्या वाला हिस्सा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, कौशल नरेश बोला जाता है ना, तो ये सारे के सारे हिस्से क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर के ही हैं सारे। तो ये सारा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फ्लरिश होता है। बाकी 16 महाजनपदों में ये सब आएगा, आगे हम डिटेल करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा सभा और समिति। बेटा इसमें ना सभा और समिति का बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था, ठीक है। सभा जो होती थी वो होती थी एल्डरली पीपल की, और समिति जो होती थी जिसके अंदर सब भाग लेते थे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया है, तो प्रजापति की। कल पढ़ के आया ना, तो प्रजापति ने ये एक कंसेप्ट दिया था। प्रजापति कल देखा था ना आपने वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर सभा और समिति को किसकी पुत्री बोला है, प्रजापति की पुत्री बोल के संबोधित किया है। राज्य के प्रमुख अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे, भू राज्य की स्थापना के साथ साथ अधिकारियों के तंत्र का विकास हुआ, जिसमें अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रत्निन। राज्याभिषेक के बाद राजा रत्नियों के साथ मिलकर अपने सहयोग प्रदान करते थे। अब इसमें कौन कौन थे, इसमें 11 रत्नी थे। कौन कौन है, सबसे पहले हो गया सेनानी,
दूसरा हो गया पुरोहित, किसके लिए? धर्म के लिए। युवराज, अब याद रखना दो चीजें होते हैं, एक होता है प्रिंस और एक होता है क्राउन प्रिंस। एक होता है राजकुमार और एक होता है युवराज। राजकुमार सारे हो गए, राजा के जितने बेटे हैं वो सब राजकुमार, लेकिन उन राजकुमारों में जो सबसे श्रेष्ठ होगा, जो क्राउन के लिए होगा, उसको क्राउन प्रिंस या युवराज कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? और युवराज, जनरली जो ये युवराज हुआ करते थे वो जितने भी प्रांत या विश्व होते थे उनके हेड बना दिया जाता था। राजा एक हो गया, बाकी जितने भी सूबे हो गए उनके सूबेदार। आगे जाके सूबेदार वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो आ जाता है वो विश्वपति आ जाता है। उसके बाद महर्षि जो होती थी वो रानी हो गई इसकी। सुत यानी राजा का सारथी, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया, छता प्रतिहारी, प्रतिहारी कौन होता था? गेटकीपर, एक तरीके से पूरे किले का अधिकारी। संग्रहिता होता है टैक्स को इकट्ठा करने वाला अधिकारी, कोषाध्यक्ष जिसके पास ट्रेजर हेड। उसके बाद भागदूत, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, टैक्स इकट्ठा करता है। संग्रहिता कोषाधिकारी आ जाएगा, भागदूत टैक्स अधिकारी, टैक्स को इकट्ठा करने वाला अधिकारी। अक्षवाय होता है राजा को पासे का खेल यानी मनोरंजन अधिकारी, जो एक तरीके से होता था। उसके बाद पालागल होता था जो राजा का मित्र। बेटा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि जो राज्य होता है ना उसके कितने पार्ट होते हैं। तो राजा का एक पार्ट पूरे राज्य का, पहला हो गया राज्य यानी क्षेत्र, दूसरा हो गया राजा, तीसरा हो गया रत्निन जो अधिकारी हैं सारे के सारे, चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है राजा के मित्र। समझ में आया? तो किसी राज्य को चलाने के लिए इन चार अंगों का होना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट आ जाएगा आर्यों के, यहां पर अभी हम बाद में करेंगे कौन कौन कहां से आया था। इसके बाद शासन प्रबंध देख लेते हैं। रत्निन शासन प्रबंध में राजा का हेल्प करता था, और यहां पर सेना का प्रबंध सेनानी, गांव का प्रधान ग्रामीणी करता था। न्याय संबंधी के लिए अध्यक्ष होते थे, न्यायाधिकारी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ग्राम्य जीवन नामक का अधिकारी गांव के न्याय संबंधी काम करता था, यानी जिससे आप आज की डेट में क्या बोलते हो? पंचायत जो बोलते हो बेसिकली। गांव के छोटे मोटे झगड़ों का जो निपटारा होता था उसको पंचायत करते थे। राजद्रोही या ब्राह्मण हत्या को करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। इंपॉर्टेंट भैया, आज भी है, आज भी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या नहीं, यानी ब्राह्मण जो भी है उसकी हत्या नहीं की जा सकती। क्लियर है? तो दैट इज ब्राह्मण हत्या करने को मृत्युदंड दिया जाता था। निर्दोष सिद्ध करने वाले को निर्दोष सिद्ध करने के लिए जल तथा अग्नि प्रचलन में थी। क्या किया जाता था? वही अग्नि का साक्षी मान के उसकी शपथ लो, या जल हाथ में लेके उसको साक्षी मान के तब आप शपथ लो कि आप सही कह रहे हो। जैसे गीता पे आज हाथ रखा जाता है, तब गीता तो थी नहीं, गीता तो बाद में आई है, तो उस समय पर जल और अग्नि का इस्तेमाल किया जाता था कि परीक्षा प्रचलन हुआ करती थी। उसके बाद आ जाएगा राज्य की आय के साधन। देखो राज्य की आय चाहे तब की बात हो या अब की बात हो, वो होता है टैक्स सिस्टम। राजा को जो आय मिलती है वो किससे मिलती है? टैक्स से मिलती है। और यहाँ पर दो तरह के टैक्स होते थे जनरली। टैक्स को इकट्ठा करने वाले का नाम क्या बताया था मैंने? भागदूत। क्या बताया था? भागदूत। तो दो तरह के टैक्स हैं, एक होता है भाग और एक होता है बलि। भाग का मतलब क्या होता है? जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उसका 1% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हो जाता था बलि। बलि क्या है? जो प्रजा से वसूल किया जाता था टैक्स, हर तरह का टैक्स जो होगा, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, जितने भी टैक्सेस हैं उनको लिया जाता था बलि के रूप में। जनरली इसमें बलि ही आपसे पूछा जाता है, बलि है क्या? तो कर का एक प्रकार होता है। कंसेप्ट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आता है। भूमि कर व्यापार राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था, और राज्य कर का 16वां भाग होता था। कर अन्न के रूप में, पशुओं के रूप में लिया जाता था। भागदूत नाम का व्यक्ति जो था वो इस्तेमाल क्या करता था? आपका टैक्स लेता था। और एक और याद रख लेना भाग, ठीक है, बाद में जब आया तो और डिटेल आ जाती है। कई बार पढ़ाई से, कई बार अलग अलग बुक होती हैं, आपके जो जितने भी इतिहास कारक होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें दो तरह के टैक्स सिस्टम आ जाता है, भाग और बलि। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका आ जाता है सामाजिक दशा। सामाजिक दशा में हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? सामाजिक दशा के अंदर बात करें, परिवार क्या था? परिवार समाज की मुख्य इकाई थी। संयुक्त परिवार का सिस्टम हुआ करता था। सबसे बड़ा पुरुष जो होता था वो परिवार का मुखिया हुआ करता था। परिवार की सारे लोग जो होते थे वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे, सारे के सारे लोग। रियलिटी बताऊं, आज की डेट में ना ये जो दो ही परिवारों में रह गया इस तरह, या तो कबीले होते वो तो अलग हो गया। जो बड़े परिवार होते हैं ना, जितना बड़ा परिवार होगा गांव के अंदर, सिर्फ वहां रह गया है कि बड़े व्यक्ति ने जो कह दिया छोटों को वो सब मानना है। बट मैं पर्सनली इस चीज में अब बिलीव करती हूँ इस समय के बाद कि जो परिवार का मुखिया कह दे, जो भी परिवार का मुखिया कह दे, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए पत्थर की लकीर कि उसके हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, सिर्फ उस पे चाहिए। और जो इंसान ऐसा करता है ना, जो परिवार ऐसा करता है, मैं रियलिटी बताऊं, वो परिवार बहुत संपन्न रहता है। दैट इज आई हैव ऑल्सो सीन। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हो गए थे। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से दास करने के लिए होते थे। ये चारों हैं, इनकी उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मणों का जीवन त्यागमयी था। मुख्य कर्तव्य पठन पाठन था। कल आपने पढ़ा था ना
कि इंसान जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? पेट पालने के लिए। पेट पालने के लिए अगर पढ़ लिख के उसे भीख ही मांगनी पड़ रही है तो पढ़ ही क्यों रहा है? क्वेश्चन था ना कल, किसका था? सत्यकाम का था ना क्वेश्चन, किसका था? ये सत्यकाम का था जबालोपनिषद के अंदर। तो वही सेम चीज है कि इस समय पर इनका मुख्य कर्तव्य जो था पठन पाठन था, धार्मिक अनुष्ठान। आज की डेट में जितने टीचर्स लोग हैं, इंक्लूडिंग मी टू, है ना, हमें सबसे पहले क्या चाहिए भैया? हमारी फीस रख देना। क्यों चाहिए फीस? उसका रीजन है जो टीचर, जो फैकल्टी, जो रिसोर्सेज, जो खर्चे आज की डेट में हो गए हैं वो कहाँ से लाएं? हम ही तो फ्री में पढ़ा सकते हैं, बाकी रिसोर्सेज कहाँ से लाएं? तुम्हें बैठना एसी में, एसी का खर्चा आएगा 10,000 रुपए का। अब बताओ 10,000 लाएंगे कहाँ से? एंड दिस इज द मेन रीजन द स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू स्टडी। पहले स्टूडेंट क्या होते थे? खाली में बिल्कुल जमीन पे बैठे हैं, खुद ही लिपाई कर रहे हैं, खुद ही पुताई कर रहे हैं, खुद स्लेट अपनी रगड़ के आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो देयर वाज ओनली एजुकेशन वाज गिवन, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? ब्राह्मणों को या पढ़ाई लिखाई वाले को क्या चाहिए? खाना ही तो चाहिए। उनके घरों से खाना आ जाता था, कपड़े आ जाते थे, चीजें आ जाती थी, तो उनको वही तो चाहिए सारा का सारा, है ना। लेकिन आज क्या हो गया? आज की डेट में सब कुछ, रीजन उसका क्योंकि एज ए स्टूडेंट हैज चेंज्ड, एज ए सिनेरियो हैज चेंज्ड, एज ए टीचर हैज बीन चेंज्ड, है ना। नेक्स्ट हम क्या करें? यहाँ पे समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था क्षत्रियों का। सबसे श्रेष्ठ किसे माना जाता? ब्राह्मण। और ब्राह्मण हत्या को क्या बोला गया? यहाँ पे कह रहे अक्षम्य है। बेसिकली गो हत्या और ब्राह्मण हत्या दोनों अक्षम्य हुआ करता था। समाज में इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। क्षत्रियों का मुख्य कार्य समाज की, क्षत्रियों का कार्य क्या होता था? बाहर के आक्रमण से अपने समाज को सुरक्षित करना। क्लियर जी। वैश्य का काम कृषि और व्यापार करना होता था। शूद्र का काम इन तीनों की सेवा करना होता था। तो वर्ण व्यवस्था का आधार जो होता था, याद रखना बेटा, पहले जो वर्ण व्यवस्था आई वो वर्ण व्यवस्था आई थी कर्म के आधार पर। बाद में वो किसमें बन गई? जन्म के आधार पर। जैसे पहला जो राजा आए हुए होंगे वो अपनी भुजा बल के आधार पर आए होंगे, जिन्होंने जीता होगा। धीरे धीरे उन्हीं की फैमिली वाले जो होंगे, बच्चे होंगे, वो क्या बन गए? उनके उत्तराधिकारी। अगर उत्तराधिकारी वो बाहर से लेते, जैसे डेमोक्रेसी है, तो शायद वो राज्य रजवाड़े अभी भी होते, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी अयोग्य हो गए। इस वजह से वो जो साम्राज्य थे वो खत्म हो गए। इसीलिए डेमोक्रेसी निकल के आती है कि देश खत्म ना हो जाए, तो डेमोक्रेटिक तरीके से आपको अपना लीडर चुनने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर राजा का बेटा राजा होगा तो एक समय के बाद क्या होगा? अयोग्य उत्तराधिकारी आपका देश खत्म कर देंगे। इसीलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम बेटर मानी जाती है बजाय आपके मोनार्की सिस्टम के। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करें आश्रम व्यवस्था। बेटा यहाँ पे 4 आश्रम की बात की जाती है, 100 वर्ष मान के 25-25 साल का। यहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की वीडियो हम बिल्कुल देखेंगे, वेदों की वीडियो हम बिल्कुल देखेंगे, है ना। पहला होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, जब आपने कल सुना होगा बार बार की कौन सा संस्कार की बात हो रही थी? सत्यकाम के एक संस्कार की बात हो रही थी ना, कि आप कैसे उसका ये संस्कार कर सकते हो। कौन सा संस्कार था? उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार था? उपनयन। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जब एक बच्चा अपने परिवार से अलग होकर अध्यापक की या गुरु की शरण में जाएगा, तो उस समय पर जो संस्कार किया जाता है उसे उपनयन संस्कार, और जब एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो समापवर्तन संस्कार होता है। इसी पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा जाता है? आपका ब्रह्मचर्य। इसी पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा जाता है? समापवर्तन तक ब्रह्मचर्य। जब वो पढ़ाई लिखाई करके वापस अपने घर आएगा तो उसकी गृहस्थ यानी कि उसकी शादी की जाएगी, वो परिवार में आएगा। उसके बाद आता है आपका, एक आता है वानप्रस्थ और एक होता है संन्यास। तो पहला जो मैं बोलूंगी वो बोलूंगी संन्यास और फिर बोलूंगी वानप्रस्थ। संन्यास जो आश्रम होता है वो परिवार में रहकर भी किया जा सकता है या परिवार से अलग भी है। संन्यास जो लिया जाता है कि आप सभी चीजों से वैरागी हो गए हो, आप देश हित में काम कर रहे हो, वो आप परिवार के साथ रहकर भी किया जा सकता है। लेकिन संन्यास का दूसरा कि जब आप वन को चले जाते हैं, अब वन में भी क्या हो सकता है? वन में भी फैमिली के साथ जाया जा सकता है, कि बहुत सारे राजे रजवाड़े होते हैं वो क्या चले जाते थे? वनवास। तो संन्यास और वनवास, संन्यास का मतलब होता है मोह से मुक्ति, किसी भी तरीके से मोह से मुक्ति। जब आप देश हित में काम करते हो तो उसे संन्यास बोला जाता है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप केवल राजसी सुखों को, जो अपना मेन सुख है, उनको छोड़कर आप जंगल में जाकर आप स्टडी करना चाहते हो, वेदों को समझना चाहते हो, उसको आप वानप्रस्थ कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। हर का जो आश्रम का काल था वो 25 वर्ष निर्धारित किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को विद्या अध्ययन, गृहस्थ में विवाह करके संतान उत्पन्न करना, वानप्रस्थ में वन की ओर गमन करना, और संन्यास आश्रम में सांसारिक मोह माया को त्यागना होता था। उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः तीनों आश्रम का वर्णन मिलता है। 3 का मिलेगा, चौथे का नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा? संन्यास का। नेक्स्ट आ जाएगा विवाह। विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। अंतर जातीय और विधवा विवाह, उस समय पर विडो रिमैरिज हुआ करते थे। संगोत्री विवाह, संगोत्री यानी अपने ही गोत्र में विवाह अच्छा नहीं माना जाता। आज भी तुम्हें पता होगा अपने गोत्र में अच्छा विवाह नहीं माना जाता है। दहेज प्रथा उस समय पर थी। राज परिवार के लोग बहुविवाह करते थे, यानी कि पॉलीगैमी से क्या बोला जाता है?
पॉलीगैमी यानी कि एक राजा की बहुत सारी वाइफ हुआ करते थे। विवाह में कुछ शर्तें रखी जाती थी, आपका बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इस समय पर नहीं थे। कभी कभी कन्याओं का विक्रय यानी कि सेलिंग परचेजिंग भी हुआ करती थी बेसिकली। क्लियर जी। उसके बाद आ जाएगा आपका विवाह में भी अलग अलग विवाह होते थे इसमें, है ना, विवाह के सिस्टम आएंगे तो वी विल डू अनदर एक अलग क्लास लेके कराऊंगी। वेशभूषा में सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र आ गए थे। अधिवास, वास ऊपर पहनने वाले कपड़े हो गए, नीवी कपड़ों के अंदर पहनने वाले कपड़े हो गए। यज्ञ के अवसर पर रेशमी वस्त्र पहने जाते थे। यहाँ पर आपका नीचे जो पहना वस्त्र जो नीचे पहना जाता था को तर पे और सिर पे पहने जाने ऊनी वस्त्र को पगड़ी या उशीण कहा जाता था। मृग चर्म देखा ना आपने, कौन पहनते थे, शिवजी जी का आपने देखा होगा। उसके कपड़े यहाँ पर वानप्रस्थों के द्वारा यानी कि जो मरे हुए हिरन हुआ करते थे उनके कपड़े पहने जाते थे, वानप्रस्थ यानी वानप्रस्थ में जो चलेगा उनके द्वारा, क्योंकि वो सांसारिक में नहीं हो ना, तो सूती ऊनी ये नहीं पहनेंगे, वो केवल चर्म का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आभूषण। आभूषण स्वर्ण, मोती, मणि, निष्क होता सोना बेसिकली। उसके बाद मणि, शंख, कंठ, ललाटिका, कर्णिका कानों के, ललाटिका टीका, इन सबको इस्तेमाल किया जाता था उस समय पर। अच्छा, जो ज्वेलरी वाली बात होगी, ज्वेलरी होगा या रेशमी कपड़े होंगे वो अपर क्लास पहनती थी, लोअर क्लास को वो अलाउ नहीं था। लोअर क्लास जो पहनते थे शंख सिप्पी के ज्वेलरी पहनते थे, माणिक्य इनकी जो प्रीशियस मेटल होता है उसकी केवल हाई क्लास पहनती थी। उसके बाद एक ही बात होता है, आभूषण होता है, ज्वेलरी एक ही बात है, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट एक ही होते हैं, तो दैट इज बस डिजाइन के ऊपर होता है। ज्वेलरी होता है सारी जिसमें हर तरह का हो जाता है, ऑर्नामेंट होते हैं जो महंगे आभूषण होते हैं उनको आभूषण कहा जाता है जनरली, बात एक ही है दोनों में। उसके बाद है भोजन। क्या होता है, मांसाहारी भोजन को बुरा समझा जाता था, लोग शाकाहारी थे, गेहूं, चना, जौ, उड़द, मूंग आदि से बने लेते थे। दूध, घी, दही, मधु, शाक, सब्जी ये सब खाया करते थे। यव बता चुकी मैं, यवागिया यव जो कि आटे से बनी हुई लपसी, लपसी में सत्तू जो होता है, ठीक है। अपुआ, पुआ, पुआ क्या होते थे, मालपुआ होता है ना, पूड़े, पूड़े खाए जाते हैं ना, है ना। किसने लास्ट पूड़े खाए एक साल के अंदर, मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए, आई थिंक एक साल के अंदर खाए हैं पूड़े, मुझे पता नहीं साल हो गए, याद ही नहीं है। सोचो मैं कैसी ब्राह्मण फैमिली में हूँ मैं कि मैं पूड़े नहीं खाए हैं। रीजन इज देयर, जब आप वर्किंग होते हो ना तो यू लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग। जैसे हमारे यहाँ पे होता है बरसाती मावस या बड़मावस होता है, उस पर पुए की पूजा होती है, मेरे घर पे हुआ करती थी। वी लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, छूट गया सब कुछ। चलो आगे कर लेते हैं हम लोग। मंथ, धान का सत्तू, पल, तिलकुट, तिलकुट जानते हैं ना, सकट पे होता है ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के तिल और बुरा जो होता है वो ये होता है तिलकुट। उसके बाद आ जाता है सुरा, सेवन को बुरा माना जाता था। सोमरस के स्थान पर पतुका, अर्जुनानी आदि ये सारी जड़ों से बनने वाले पेय पदार्थ हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट आएगा मनोरंजन, रक्त दौड़, घुड़ दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़। चौपड़ क्या होता है पता है ना, नहीं चौपड़ वो आपका पासे वाला डाइस वाला, महाभारत में खेला गया ना वो लूडो, है ना। उसके बाद है आपका जुआ आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। शंततु इसका इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र होता है, वाद्य नहीं जो आपके जैसे वीणा होती है इसी तरीके से शंततु, हाँ वीणा तरह की होती थी। उसके बाद है मनोरंजन के लिए बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन किया जाता है जिसमें वीणा गाथिन, वीणा बजाकर वीरों की गाथाएं सुनाकर मनोरंजन किया जाता था। नारियों की दशा ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा कम हो गया था। उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, यानी एजुकेशन का बहुत ज्यादा अधिकार सिर्फ हाई क्लास में होता था। कन्या के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन नारी को विद्याधन का अधिकार होता था, घर में रहकर कहते थे। मैत्री, गार्गी, कात्यायनी, आपकी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ये सारी के सारी उस समय की विदुषी नारियां हैं बेसिकली। शूद्रों की दशा बेकार थी बेसिकली, धार्मिक दृष्टि से उन्हें ग्रंथों का अलाउ नहीं था। अग्नि के पास, यज्ञ के पास ये लोग नहीं बैठ सकते थे। मृतकों का दाह संस्कार ये अलग से करेंगे और वैवाहिक संबंध अपर तीनों क्लासों में ये नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, ये शूद्रों की दशाओं थी। इसके अलावा आ जाएगा कृषि के अंदर हम कर चुके हैं, आर्थिक दशा के अंदर गेहूं, चावल, जौ, धान, उड़द, गन्ना, मूंग, तिल, फल। देखो गन्ना मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। सब्जियां, सिंचाई हेतु कुएं, नहरें, वर्षा जल का प्रयोग लाया जाता था। कृषि औजारों में लकड़ी और लोहे के बने हुए होते थे। बैल, छोटे हल, बड़े हलों का प्रयोग किया जाता था। कुछ हल इतने बड़े होते थे जिनको 6 से 12 बैलों को लगाया जाता था खींचने के लिए। वर्ष में 2 फसल की जाती थी। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल, गधा, सुअर, कुत्ता ये सब पालतू पशु थे। गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। अघन्य बोला जाता था गाय को। क्या बोला जाता था? अघन्य। अघन्य यानी जिसका वध ना किया जा सके। पूछा जाएगा घन्य किसे कहा जाता था, किसे कहा जाएगा? गायों को कहा जाएगा। गायों की पूजा की जाती थी, पशुओं की निरोगिता के लिए पूजा कराई जाती थी। उद्योग धंधे के अंदर कपड़ा बुनना होता था, बुनाई का काम स्त्रियां करती थी। रथकार, स्वर्णकार, शिकारी, मछुए, जोहरी, धोबी, रंगरेज, नाई, जुलाहे, बढ़ई, लोहकार, कसाई, चटाई बना। ये कब की बात हो रही है? 3000 साल पहले की।
समझ में आया, उस समय ये काम होते थे। उसके बाद टोकरी बनाने वाले, धनुष बनाने वाले, कुम्हार, नट कौन होते हैं, जो तमाशा दिखाते हैं। उसके बाद रस्सियों पे चलते हैं गायक, ये सब अपने अपने व्यवसायों में लगे हुए थे, यानी जो आज सब है वो उस समय पर भी थे। नेक्स्ट है व्यापार, उन्नत श्रेणी का था। कल तुमने वर्ड सुना होगा श्रेष्ठी, 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 श्रेष्ठी की याद में रो रही थी ना बैठ के, वो ये श्रेष्ठी। श्रेष्ठी क्या होते थे, बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे। विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता था, देशी व्यापार थल मार्ग से। व्यापार का मुख्य काम जो था वो वस्तु विनिमय था, यानी ले गए और बेच गए। व्यापार में निष्ठक, कृषण और शतमान आदि स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग होने लगा। बेटा शतमान जो होता है वो आपकी गोल्ड की होती है, निष्क जो होता है वो चांदी का होता है, और कृषण जो होता है वो आपका श्याम अयस्क होता है, बेसिकली आपका लोहा जो होता है उसको बोला जाता है। उसके बाद ब्याज पर ऋण ना चुकाना पाप समझा जाता था। अगर आपने ब्याज लिया हुआ है, ब्याज पर यानी कि आपने पैसा लिया किसी से उधार, अगर तुम उसका टैक्स नहीं दे रहे हो, उसका ब्याज नहीं दे रहे हो, तो क्या किया जाता था उसको, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो उसको बहुत बुरा माना जाता था, ठीक है, पाप समझा जाता था। पाप करा तुमने, किसी का पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं उतारो तुम। नेक्स्ट आ जाएगा धार्मिक दशा। यज्ञों का महत्व, बहुत ज्यादा यज्ञों का महत्व यज्ञ में आपको बता चुकी हूँ। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध बताए हुए। उसके बाद यज्ञ का स्वरूप बहुत ज्यादा जटिल हो गया था, कई बार यज्ञों के अंदर पशु बलि का भी वर्णन मिलता है। तप के अंदर तप बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, महीनों तक एक ही मुद्राओं में खड़े रहते तो हो जाता है ना, व्हेन द पीपल स्टार्टेड तो दे कैन। उसके बाद अल्प भोजन ग्रहण करते थे, नुकीली कांटों पर चलना, सर्दियों में गर्मियों में खड़े रहना तप की मुख्य क्रिया मानी जाती थी। नेक्स्ट आ जाएगा पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता में इनको विश्वास था। उस समय पर यह माना जाता था कि हर व्यक्ति अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है और आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। आत्मा का परमात्मा में मिलन ही मुक्ति माना जाता था, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी आप। उसके बाद इसका नवीन देवताओं का उदय, इस समय पर इंद्र अग्नि का महत्व इस काल में कम हो गया था और इनकी जगह पर कौन आ गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व बढ़ गया था। प्रजापति, यहाँ पे सृष्टि की दृष्टि से प्रजापति, पशुओं की दृष्टि से किनको बोला जा रहा है, पशु की दृष्टि से इंद्र को उच्च स्थान मिल गया था। पूषण जो गौ का रक्षक था, शूद्रों का देवता बन गया था। नाग, गंधर्व, यक्ष आदि अर्ध देवों की, बेटा ये होते क्या थे, बेसिकली नाग की पूजा की जाती थी। गंधर्व का मतलब होता है जो इंद्र की सेवाओं में लगे हुए हैं, और यक्ष होते थे जो मैसेंजर्स होते हैं गॉड के, उनको यक्ष बोला जाता था। तुमने यक्ष संवाद सुना होगा युधिष्ठिर का, सुना है, यक्ष के प्रश्न को सुने होंगे कि युधिष्ठिर से यक्ष ने क्या प्रश्न किए। तो वो यक्ष हुआ करते थे जो किसी पर्टिकुलर जगह पे सेवा करने का काम करते थे। धार्मिक स्वरूप, धर्म का स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था। यज्ञ में 17 पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत ज्यादा पद्धति यज्ञ वाले हो गए थे, और इसी यज्ञ की पद्धतियों की वजह से इनके अंदर अंधविश्वास होना शुरू हो गया था, और इन्हीं अंधविश्वासों का आउटकम निकल के ये आता है कि इसी पीरियड ऑफ टाइम में आपके धर्म आएंगे। पहला धर्म आएगा आपका जैनिज्म और दूसरा धर्म आ जाएगा बुद्धिज्म। किसकी वजह से, क्योंकि इसी वैदिक काल के अंदर बहुत ज्यादा अंधविश्वास, पुरोहितों के द्वारा कंट्रोल, उनके द्वारा सारी व्यवस्थाओं को देखना, कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा अंधविश्वास समाज में फैल गया था। इसी वजह से दो अलग धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है। तो आई होप आपको आज का वैदिक सभ्यता और संस्कृति टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ोगे, समझोगे, क्लियर करोगे, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट होगा आपका कल, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।